जब लालची बेटे और बहू ने करोड़ों की जमीन हड़प कर अपने बूढ़े पिता को एक लावारिस वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ दिया, तब उस बेबस पिता ने ऐसा दांव चला कि अपने ही आलीशान महल के उद्घाटन के दिन बेटा सड़क पर आ गया। नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। दोस्तों, कहते हैं कि एक पिता अपने बच्चों के लिए अपने अरमानों की चिता जला देता है ताकि उसके बच्चे उस आग की गर्माहट से अपने सपने पूरे कर सकें। लेकिन आज के इस कलयुग में जब उन बच्चों के सपने पूरे हो जाते हैं तो वे उसी पिता को अपनी जिंदगी की किताब से एक रद्दी पन्ने की तरह उफाड़ कर फेंक देते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी दास्तान है जहाँ दौलत के नशे में एक बेटे ने अपने ही भगवान रूपी पिता को लावारिस छोड़ दिया। लेकिन जब उस पिता के आंसुओं ने बगावत की तो कैसा खौफनाक इंसाफ हुआ, यह सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए इस दर्द और प्रतिशोध की गहराई में चलते हैं। यह कहानी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से शुरू होती है। मथुरा के मुख्य बाजार में जगदीश बाबू की मिठाइयों की एक बहुत ही पुरानी और मशहूर दुकान हुआ करती थी। जगदीश बाबू और उनकी पत्नी सुशीला ने अपनी पूरी जिंदगी उसी दुकान की भट्ठी के सामने पसीना बहाते हुए गुजार दी थी। उनकी दुकान के पेड़े पूरे शहर में मशहूर थे। उन्होंने पाई पाई जोड़कर बाजार के बीचों बीच वह विशाल पुश्तैनी जमीन खरीदी थी। सुशीला का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। जगदीश बाबू का एक ही सपना था, अपने इकलौते बेटे राकेश को बड़ा आदमी बनाना। उन्होंने राकेश की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसे दिल्ली के एक बहुत बड़े कॉलेज से उससे शिक्षा दिलाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद राकेश ने दिल्ली की ही एक बहुत आधुनिक और अमीर घराने की लड़की मालती से विवाह कर लिया। जगदीश बाबू ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इस शादी में लगा दी ताकि उनके बेटे का सिर हमेशा ऊंचा रहे। शादी के कुछ साल बाद राकेश और मालती मथुरा वापस आ गए। जगदीश बाबू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि अब उनके बुढ़ापे में उनके बेटे और बहू उनका सहारा बनेंगे। लेकिन राकेश और मालती के मथुरा लौटने का मकसद कुछ और ही था। मथुरा का वह मुख्य बाजार अब बहुत विकसित हो चुका था और जगदीश बाबू की वह पुरानी दुकान और उसके पीछे बना हुआ बड़ा सा घर करोड़ों की कीमत का हो चुका था। राकेश की नज़र उसी जमीन पर थी। एक दिन राकेश अपने पिता के पास आया और बहुत ही प्यार से बोला, पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं। इस उम्र में भट्ठी के सामने बैठना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम इस पुरानी दुकान और खंडहर हो चुके घर को तोड़कर यहाँ एक बहुत बड़ा और आलीशान व्यावसायिक परिसर, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएं। उसमें बड़े बड़े शोरूम होंगे और हमारी आमदनी लाखों में होगी। आप बस आराम से घर पर बैठकर राम नाम जपिएगा। जगदीश बाबू सीधे साधे इंसान थे। बेटे के मुंह से अपने लिए इतनी फिक्र सुनकर उनका सीना चौड़ा हो गया। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। राकेश ने बाजार से और बैंक से करोड़ों रुपए का कर्जा लिया और उस पुश्तैनी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। जगदीश बाबू, राकेश और मालती कुछ समय के लिए एक किराए के मकान में रहने लगे। लेकिन जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, मालती का असली रंग सामने आने लगा। मालती को जगदीश बाबू का देसी पहनावा, उनका खासना और उनका पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर राकेश से लड़ती और कहती, राकेश, तुम्हारी इस अनपढ़ और देहाती पिता के साथ मैं नहीं रह सकती। जब हमारा नया और आलीशान घर बनकर तैयार हो जाएगा तो मेरे बड़े बड़े और अमीर दोस्त वहां आएंगे। तुम्हारे पिता हमारे रहन सहन के स्तर को गिरा देंगे। इनका कुछ इंतजाम करो, वरना मैं अपने मायके वापस चली जाऊंगी। राकेश पूरी तरह से अपनी पत्नी के लालच और घमंड में अंधा हो चुका था। उसने एक बहुत ही घिनौनी और खौफनाक साजिश रची। एक दिन राकेश ने कुछ कागजात जगदीश बाबू के सामने रखे और कहा, पिताजी, नगर निगम से नई इमारत का नक्शा पास करवाना है। इन कागजों पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। जगदीश बाबू ने बिना पढ़े अपने बेटे पर आंख मूंद कर विश्वास करते हुए उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। उन्हें नहीं पता था कि राकेश ने धोखे से पूरी संपत्ति अपने नाम करवा ली थी। इसके कुछ दिन बाद राकेश और मालती ने जगदीश बाबू से कहा कि वे उन्हें एक तीर्थ यात्रा शिविर में छोड़ने जा रहे हैं, जहां उनके जैसे कई बुजुर्ग भजन कीर्तन करते हैं। जगदीश बाबू बहुत खुश हुए। उन्होंने अपना छोटा सा झोला उठाया और बेटे के साथ गाड़ी में बैठ गए। राकेश गाड़ी चलाते हुए मथुरा शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में बने एक जर्जर और खस्ताहाल वृद्धाश्रम के सामने पहुंचा। वह आश्रम लावारिस और बेसहारा बुजुर्गों के लिए था, जहां न ढंग का खाना मिलता था और न ही कोई सुविधा थी। राकेश ने अपने पिता को गाड़ी से उतारा और कहा, पिताजी, आप 2 दिन यहाँ रुकिए। मुझे और मालती को एक बहुत जरूरी शादी में दिल्ली जाना है। हम वापस आकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। जगदीश बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा,
ठीक है बेटा, तू आराम से अपना काम निपटा कर आना, मैं यहाँ भगवान का नाम लूंगा। राकेश और मालती गाड़ी में बैठे और वहां से धूल उड़ाते हुए चले गए। जगदीश बाबू उस वृद्धाश्रम के दरवाजे पर खड़े होकर उनकी गाड़ी को तब तक देखते रहे जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, एक हफ्ता बीत गया, लेकिन राकेश उन्हें लेने नहीं आया। जगदीश बाबू ने आश्रम के संचालक गोविंद जी से कहकर राकेश के नंबर पर फोन लगवाया, लेकिन राकेश और मालती दोनों के फोन बंद आ रहे थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। जगदीश बाबू रोज सुबह आश्रम के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते और शाम तक अपने बेटे का इंतजार में आंसू बहाते रहते। आश्रम के संचालक गोविंद जी समझ चुके थे कि जगदीश बाबू को उनका बेटा हमेशा के लिए लावारिस छोड़ गया है। एक दिन गोविंद जी शहर गए हुए थे। जब वे वापस लौटे तो उनके हाथ में एक अखबार था। उन्होंने भारी मन से वह अखबार जगदीश बाबू के सामने रख दिया। अखबार के पहले पन्ने पर बहुत बड़ा विज्ञापन छपा था। विज्ञापन में लिखा था कि मथुरा के सबसे बड़े व्यावसायिक परिसर राकेश ऑर्किड का आज भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। तस्वीर में राकेश और मालती मुस्कुराते हुए खड़े थे। विज्ञापन देखकर जगदीश बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके ही बेटे ने उनका घर तोड़कर करोड़ों का महल खड़ा कर दिया था, और जिस पिता ने उसके लिए पूरी जिंदगी अपनी दांव पर लगा दी थी, उसे एक लावारिस कुत्ते की तरह इस खंडहर में मरने के लिए छोड़ दिया था। जगदीश बाबू का दिल टूट गया। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू अब सूख चुके थे। उनका सीना दर्द से फट रहा था। उस रात जगदीश बाबू सोए नहीं। उन्होंने अपने भीतर की उस कमजोर ममता को मार डाला और एक ऐसा कठोर फैसला लिया जो उनके लालची बेटे की दुनिया उजाड़ने वाला था। अगली सुबह जगदीश बाबू ने गोविंद जी से कहा, गोविंद भाई, मुझे आज ही शहर के सबसे बड़े वकील माथुर साहब के दफ्तर ले चलिए। उधर मथुरा के मुख्य बाजार में राकेश के नए और आलीशान परिसर का उद्घाटन समारोह बहुत ही शानो शौकत से चल रहा था। पूरे शहर के बड़े बड़े व्यापारी, नेता और बैंक के अधिकारी वहां मौजूद थे। मालती हीरे के गहनों से लदी हुई मेहमानों का स्वागत कर रही थी और राकेश सीना तानकर अपने करोड़ों का प्रोजेक्ट का घमंड दिखा रहा था। तभी उस शानदार परिसर के मुख्य द्वार पर एक पुरानी सी जीप आकर रुकी। जीप में से जगदीश बाबू उतरे। उन्होंने वही पुराने और साधारण कपड़े पहने हुए थे। उनके साथ वकील माथुर साहब और पुलिस के कुछ आला अधिकारी थे। अपने पिता को पुलिस और वकील के साथ आते देखकर राकेश और मालती के होश उड़ गए। मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। राकेश गुस्से से दांत पीसते हुए आ गया और धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, आप यहाँ क्या तमाशा करने आ गए? मैंने कहा था ना कि वही आश्रम में पड़े रहना। मेरी करोड़ों की इज्जत दांव पर लगी है। यहाँ से चुपचाप चले जाइए। जगदीश बाबू ने अपनी दमदार आवाज में कहा, इज्जत? जो इंसान अपने जन्मदाता को लावारिस छोड़ सकता है, उसकी इज्जत तो उसी दिन कौड़ियों के भाव बिक गई थी। राकेश, मैं यहाँ तमाशा करने नहीं, बल्कि तुम्हारा वो तमाशा खत्म करने आया हूं जो तुमने मेरे साथ खेला था। राकेश ने अहंकार से हंसते हुए कहा, कौन सा तमाशा? ये पूरी संपत्ति, ये करोड़ों का महल मेरे नाम पर है। आपने खुद कागजों पर दस्तखत किए थे। अब कानून भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा 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 हा। तभी वकील माथुर साहब ने अपनी फाइल खोली और मुस्कुराते हुए बोलो, कानून की पढ़ाई तुमने शायद पूरी नहीं की राकेश। तुमने जिन कागजों पर जगदीश बाबू के दस्तखत करवाए थे वे पूरी तरह से अवैध और शून्य है। यह सुनते ही राकेश और मालती का रंग उड़ गया। राकेश ने हकलाते हुए पूछा, अवैध कैसे? मेरे पास पक्की रजिस्ट्री है। जगदीश बाबू एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने राकेश की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि राकेश, वो जमीन मेरी थी ही नहीं। तुम्हारी माँ सुशीला के गुजरने के बाद ही मैंने अपनी वह पूरी पुश्तैनी जमीन और संपत्ति श्री बांके बिहारी अनाथ एवं विद्य सेवा ट्रस्ट के नाम दान कर दी थी। मैं तो सिर्फ उस ट्रस्ट का एक आजीवन केयर टेकर रख रखाव करने वाला था, और कानून के अनुसार कोई भी केयर टेकर ट्रस्ट की जमीन किसी भी व्यक्ति को नहीं बेच सकता, न ही उसे उपहार में दे सकता है। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। माथुर साहब ने एक कानूनी नोटिस राकेश के मुंह पर दे मारा और कहा, तुम्हारी वो रजिस्ट्री एक सफेद झूठ है, और सबसे बड़ी बात, तुमने बैंक से जो 10 करोड़ का कर्जा लिया है वह इस जमीन को गिरवी रख कर लिया है। चूंकि यह जमीन ट्रस्ट की है, इसलिए तुम्हारा कर्जा भी अवैध फ्रॉड है। यह परिसर, यह ईंटें, यह सब कुछ जो तुमने अपने पैसों से बनाया है, आज से कानूनी तौर पर उस ट्रस्ट की संपत्ति बन चुका है। समारोह में सन्नाटा छा गया। बैंक के अधिकारी जो वहां दावत खाने आए थे तुरंत राकेश के पास पहुंचे और चिल्लाने लगे, राकेश, तुमने हमारे बैंक के साथ धोखाधड़ी की है।
तुमने ट्रस्ट की जमीन पर लोन लिए लिया, अब हम अभी इसी वक्त तुम्हारी सारी संपत्ति कुर्क करेंगे और तुम्हें जेल भिजवाएंगे। करोड़ों के कर्जे और जेल का नाम सुनते ही राकेश की सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई। मालती का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दोनों धड़ाम से जगदीश बाबू के पैरों में गिर पड़े। राकेश फुट फुट कर रोने लगा, पिताजी मुझे बचा लीजिए, बैंक वाले मुझे बर्बाद कर देंगे, मैं 10 करोड़ का कर्जा कहाँ से चुकाऊंगा, मुझे जेल मत जाने दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मालती भी हाथ जोड़कर गिर कर आने लगी। बाबूजी हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमें इस महल से मत निकालिए, हम सड़क पर आ जाएंगे। जगदीश बाबू का दिल अब पिघलने वाला नहीं था। उन्होंने नफरत से अपने पैर पीछे खींच लिए और बड़ी ही कठोरता से कहा, तुम लोग मेरे लिए नहीं रो रहे हो, तुम इस दौलत के लिए रो रहे हो। जब तुमने मुझे उस खंडहर वृद्धा आश्रम में मरने के लिए छोड़ा था, तब तुम्हारे अंदर इंसानियत कहाँ गई थी? तुमने मुझे एक बोझ समझकर घर से निकाल दिया था। आज यह दौलत तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाएगी। जगदीश बाबू ने पुलिस की तरफ इशारा किया और कहा, इन्हें यहां से बाहर निकालिए, इस पवित्र ट्रस्ट की जमीन पर अब इन पापियों का कोई हक नहीं है। राकेश और मालती चीखते रहे, माफी मांगते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कॉलर से पकड़कर उस आलीशान परिसर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, जिसका उन्होंने कुछ देर पहले घमंड किया था। आज वे पूरी तरह से सड़क पर आ चुके हैं। बाजार का 10 करोड़ का भारी कर्जा उनके सिर पर था, बैंक उनके पीछे पड़ा था और उनके पास सिर छुपाने के लिए एक छत तक नहीं बची थी। अपने ही पिता को धोखा देने की उन्हें ऐसी खौफनाक सजा मिली थी कि अब मौत भी उन्हें सुकून नहीं दे सकती थी। वही जगदीश बाबू ने उस पूरी संपत्ति और आलीशान इमारत को एक बहुत बड़े और आधुनिक वृद्धाश्रम में बदल दिया, जहां उनके जैसे बेसहारा बुजुर्गों को सम्मान के साथ रखा जाने लगा। दोस्तों, माता पिता वो पेड़ होते हैं जो खुद हर मौसम की मार सहकर अपने बच्चों को मीठा फल देते हैं, लेकिन जो बच्चे उस पेड़ की जड़ों को ही काट देते हैं, समय का चक्र उन्हें ऐसी बंजर जमीन पर लाकर पटकता है जहां उन्हें पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती। पैसों का घमंड कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन माता पिता के आंसुओं का श्राप इंसान की आने वाली पुश्तों तक को तबाह कर देता है। कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। कल फिर मिलूंगा एक नई और सच्ची कहानी के साथ, सिर्फ वर्मा स्टोरीज पर। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर देना।